बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन के वक्त की सरदार अख्तर मेंगल साहब से आज मुलाकात हुई है। उन्हें इस्तीफ़ा वापस लेने की दरख्वास्त की गई, जिस पर सरदार अख्तर मेंगल साहब ने इस्तीफ़ा वापस लेने से इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब अपोजिशन ग्रैंड अलायंस ने बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मुतालबा कर दिया है। पार्लियामेंट का आज मुश्तरका इजलास कल बुलाने का फैसला किया गया था, जिसको मुअख्खर कर दिया गया। अब अगले हफ्ते इजलास बुलाया जाएगा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी। डॉक्टर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से आज कहा गया है कि सियासतदानों को बाइख्तियार बनाओ, सियासी लोगों की अहमियत को ख़त्म किया जा रहा है। मौलाना साहब का यही मकसद था कि जाहिर है कि पॉलिटिकल शख्सियात तो उनसे मुशावरत ज़रूरी है जी, और उनका फ़ाल होना भी ज़रूरी है। तो इसी तनाजुर में खास उन्होंने बात की है। बाकी ये है कि अख्तर मेंगल साहब तो शायद अपना इस्तीफ़ा वापस नहीं ले रहे, और हो सकता है कि वो बाहर से आए थे सिर्फ एक दिन के लिए इस्तीफ़ा देने के लिए। हो सकता है वो चंद रोज़ रुकें और फिर दोबारा रवाना हो जाए, लेकिन वो बड़े फर्म है अपने इस मामले पे कि उन्होंने वापस नहीं आना पार्लियामेंट में। अभी तक उनका ये ख्याल है। बाकी और तो कुछ भी नहीं है फ़िलहाल। एक जमूत सा है एक मुल्की सियासी मामला में। IMF की तरफ से देखें कि मईशत और सिक्योरिटी के हवाले से और बाकी जो इश्यूज़ हैं उसके हवाले से क्या आने वाले दिन क्या ख़बरें लेकर आते हैं, लेकिन फ़िलहाल बस एक आप कहें कि जैसे बस एक चल रहा है सिलसिला। लेकिन ये है कि जो अहम मसाइल हैं वो अपनी जगह पे मौजूद है। मईशत, सिक्योरिटी और सोशल अनरेस्ट, आवाम के अंदर जो बेचैनी है, इसमें जो है वो कुछ बड़े गैर मामूली वाक़यात पेश आ रहे हैं। और वो ऐसे वाक़यात हैं कि जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो पूरे ख़ित्ते में और दुनिया में जो वाक़यात हो रहे हैं वो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अरब ममालिक, रशिया, अमेरिका, हर मुल्क पे, दुनिया का हर मुल्क उनके असर में आ चुका है। तो दुनिया ऐसे लगता है कि एक साथ जैसे मुख्तलिफ वोल्केनोज़ खुल रहे हैं, आतिशफ़िशां छोटे छोटे या बड़े वो फट रहे हैं। और देखें, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था आज से चंद रोज़ पहले कि यूक्रेन के जो वज़ीर ख़ारजा हैं दिमित्रो कुलेबा, वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे या उन्हें हटा दिया जाएगा। यानी दोनों वज़ीर ख़ारजा, उनके वज़ीर ख़ारजा, ज़ेलेंस्की के वज़ीर ख़ारजा, और ये जो हैं ये 2020 से वज़ीर ख़ारजा थे। उससे पहले ये नायब जो है वो वज़ीर आज़म भी रहे और बड़े मतलब है कि काबिल, और वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़ारजा का बरतरफ होना या हटाए जाना ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ही उन्होंने जो है वो नायब सदर जो हैं उनकी ओल्हा स्टीफेंशियाना जो ख़ातून हैं वो भी मुस्तफ़ी हो गई हैं। उनको हो सकता है दोबारा किसी जगह पर एडजस्ट किया जाए, उनको भी हटा दिया गया है। और फिर उनके जो है वो 4 वज़ीर रिज़ाइन कर गए हैं ज़ेलेंस्की के, और जो उनकी आर्मी के एक अहम ओहदे पे मौजूद शख्स जो कि उनका सारा जो आप समझें कि जो मतलब इम्यूनिशन वगैरह को कंट्रोल करना और असलहा वगैरह उनके काबू में था, उनको भी अपने ओहदे से बरतरफ कर दिया है। तो यूक्रेन जो है वो एक बड़ी शिकस्त की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। जो मैंने कल भी बात कही थी और मैं पिछले कई दिनों से बात कह रहा हूँ कि ये पूरा एक मंजरनामा, नया मंजरनामा होगा कि यूक्रेन को अगर शिकस्त हो गई और अगर दोनबास का इलाका हाथ से निकल गया। अच्छा, अब चूंकि सारा प्रेशर दोनबास पे था कि दोनबास पे और वो ऊपर कर्ज के ऊपर और बाकी इलाकों के ऊपर जो है वो उनकी पोजीशन जो है वो ज़रा मजबूत थी। तो पिछले 24 घंटों में जो एक बड़ा अहम उनका शहर है, और ये बिल्कुल पुल्तावा, ये बिल्कुल जो है ये आप समझें कि ये वस्ती सेंट्रल ईस्ट नहीं और ऊपर
नॉर्थ भी नहीं, ये वस्ती यूक्रेन में है। तो वहाँ पे उन्होंने अटैक किए हैं और उसमें जो है वो कोई 51 से ज़्यादा लोग और मिलिट्री, ये जो मिलिट्री की वहाँ पे एकेडमी है उस पे उन्होंने 50 से 55 के दरमियान फौजी जो हैं वहाँ पे मारे गए हैं सेंटर में। और उसके साथ ही जो है वो लवीव के इलाके में बॉम्बिंग हुई है बड़ी शदीद, और वहाँ पे 4 लोग जो है वो। अच्छा, ये लवीव का जो शहर है ये पोलैंड की सरहद से, अब ये बात बड़ी अहम है कि अगर हम नक्शा देखें रशिया का, तो हमें उनके जो पड़ोस के मुल्क नज़र आते हैं उसमें एक अहम मुल्क पोलैंड है। अच्छा, अब ये जो पोलैंड है, ये लवीव आप देखें, ये यूक्रेन है। ये आप देखें इस मैप में कैसे नज़र आ रहा है, ये वो है जहाँ जंग हो रही है। ब्लू, इसमें ब्लू वो जगह है, ब्लू जो कर्स का इलाका है जहाँ ये घुस गए थे यूक्रेन के लोग। रेड एरिया वो है जो जहाँ पे ग्राउंड ट्रूप्स दाखिल हो चुकी हैं रशिया की, ठीक है। लेकिन अब आप देखें कि लवीव कहाँ है, कितनी दूर है कीव से, यानी बिल्कुल सरहद है वो पोलैंड की। वहां पर रशिया ने अटैक किया, बिल्कुल पोलैंड की सरहद पे। और उस जगह पे जो अटैक हुआ है उसमें कुछ 4 या 5 लोग वहां पे मारे गए हैं। और पिछले हफ्ते 10 दिन में ये कुछ 4 दफा हुआ है कि पोलैंड की जो पूरी उनके जो एयर स्पेस और उनके जो तैयारे हैं, क्योंकि पोलैंड नेटो का मेंबर है, तो पूरा जो वहां पर एक उनका डिफेंस सिस्टम है वो अलर्ट हुआ है एक हफ्ते में 4थी दफा। अब ये जो है ये एक बड़ी अजब सी बात है कि बिल्कुल जाके रशिया ने वहाँ पे लवीव के इलाके में, एक तो पोस्ता के इलाके में, लवीव के इलाके में, जो दुम्बास की अलग वो अलग है, ये अलग हो रहा है सारा। लेकिन यहाँ पर एक बात जहन में रहे कि जो पोलैंड है, यहाँ पर हम इसको भी डिस्कस कर लें कि पोलैंड और यूक्रेन, जो यूक्रेन का बहुत दार, देखिए ना, जो भी जिसने यूक्रेन आना होता है कैसे आता है, वो पहले पोलैंड जाता है, पोलैंड से ट्रेन में बैठता है, पूरी रात 20 घंटे ट्रेन सफ़र करती है। अभी रिसेंटली जैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए थे वहाँ, तो पोलैंड जो है, पहले पोलैंड जाते हैं, पोलैंड से ट्रेन ट्रैवल करती है, वो कीव उतरती है। यानी सारे लोग पिछले जब से जंग छिड़ी है तो ये मेरे ख्याल से लातादाद जो लोग हैं वो वहीं से पोलैंड से ही जाते हैं, एयर स्पेस तो बंद है। लेकिन ये बात जहन में रखना ज़रूरी है कि जो पोलैंड है, पोलैंड और यूक्रेन के लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, शदीद शदीद नफरत करते हैं। और उसकी वजह यह है, उसकी फिर तारीखी वजह है, और उसकी वजह यह है कि दूसरी जंग अजीम के दौरान एक इलाका है जिसको हम कहते हैं, अगर हम ये सेकंड स्लाइड में दिखा सकें, वोल्हाइनिया का एक इलाका है जो आप समझें कि बिल्कुल सरहद है। सरहद यानी कुछ यूक्रेन है, कुछ पोलैंड है, दोनों तरफ ये फैले हुए हैं यहाँ पे लोग। और यहाँ पर जो है पोलैंड के लोग ये कहते हैं कि जो यूक्रेन के जो दस्ते थे, ये पोलैंड उसे जर्मन कब्जे में था, तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पे कत्लेआम हुआ था पोल्स का, यानी पोलिश लोगों का, और उसमें 1 महीने के अंदर जो जेनोसाइड था उसके नतीजे में कोई 1 से 1,20,000 पोलैंड के लोगों का ब्रूटल चाकू और छुरियों से उनको ज़िबा कर दिया था। ये पोलैंड के अंदर ये कहा जाता है, पोलैंड ये इल्ज़ाम लगाता है। और वो जो तारीख़ है इस मरहले पे, वो तारीख़, क्योंकि ये जो अटैक हुआ है बिल्कुल सरहद पे, तो पोलैंड के अंदर एक तरह से पोलैंड है भी, और एक तरह से मैंने आपसे कहा ना, हिस्ट्री पीछा करती है। यूक्रेन और पोलैंड के दरमियान लव लॉस, मतलब होता है ना कि बहुत तल्ख है, वो दूसरी जंग अजीम की जो तारीख की यादें हैं। और यहाँ पर मैं कुछ अर्से पहले का अगर 9th ये कीव पोस्ट यहाँ पे दिखाऊं, जिसने फर्दर इसकी डिटेल पढ़नी हो, वाई 1943 Volhynia slaughter remains so sensitive for Poles and Ukrainians and what needs to be done। तो ये इसको वो देखें तो उनको अंदाज़ा होगा कि पोल्स का और यूक्रेनियंस के दरमियान
43 का जो स्लॉटर कहते हैं इसको। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो नोट्स फ्रॉम पोलैंड, जब यहाँ पे गए यूक्रेनियन लीडर्स ये कुछ अर्से पहले, तो उन्होंने वहाँ पे पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा, 10 स्लाइड अगर हम दिखा सकें, उन्होंने कहा कि दूसरी जंग अजीम में जो मैसेकर हुआ था, हमें आपका दर्द बिल्कुल पता है। और उसके बाद फिर 11 स्लाइड दिखाएं तो वर्ल्ड वॉर 2 मैसेकर ऑफ पोल्स बाय यूक्रेनियंस मस्ट बी कॉल्ड जेनोसाइड। ये उनके चर्च ने ये कहा कि इसको जेनोसाइड का नाम दिया जाए। तो एक इसके ऊपर बहुत मिल जाएगा, मैं इसके ऊपर फर्दर आगे नहीं जाना चाह रहा, लेकिन बहुत डिटेल्स हैं। ये 8 स्लाइड हम देखें इसमें तो क्लैश ऑफ विक्टिमहुड्स, वाई वॉलनिया मैसेकर इन पोलैंड एंड पोलिश एंड यूक्रेनियन मेमोरी। क्योंकि ये मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये जो दूसरी जंग अजीम और पहली जंग अजीम, इनके दरमियान जो मामलात होते रहे हैं कत्ल, वो पीछा नहीं छोड़ते, वो ताकुब करते रहते। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा पोलैंड और यूक्रेन के लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते। बात यह है, और ख़ासतौर पर जो सरहदी इलाका है। बाकी आप कह सकते हैं कि कीव के अंदर और वॉर्सा के अंदर वो ठीक है, जो दोनबास के लोग हैं उनके ताल्लुका, लेकिन जो सरहद है, क्योंकि वहाँ पर कत्लेआम हुआ था, तो ये जो लिविव का इलाका है, ये वो इलाका है जो एक ज़माने में उस इलाके में था जहाँ पे कत्लेआम हुआ है। अब यहाँ तो वहाँ पे जो बॉम्बिंग हुई है रशिया की, और पोलैंड अलर्ट हुआ है, तो वो लोग दरमियान में जो सरहद है, मतलब सरहद के लोग तो बिल्कुल ही, यानी बिल्कुल पोलैंड की सरहद के पास, तो उनको इतना था भी नहीं कि यहाँ तक जंग पहुँचेगी। तो जंग बिल्कुल पोलैंड की सरहद के ऊपर ये वाक़या पेश है। अच्छा, और वो जो इलाका है वहाँ बहुत ज़्यादा मोहब्बत नहीं पाई जाती। जैसे मशरिकी जर्मनी के अंदर पार्टियाँ जीती हैं ना, तो वहाँ पर भी कोई बहुत ज़्यादा मोहब्बत नहीं पाई जाती मगरबी ममालिक के लिए। अच्छा, तो अब एक तो यह है कि यूक्रेन जो है वो तेज़ी से अच्छा आज जो है, लेकिन अमेरिका ने एक बड़ा स्टेप ये उठाया है कि उनके जो जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल्स हैं, ठीक है, 7 स्लाइड पे हम जो दिखा सकते हैं, ये स्ट्राइक रेंज है, और ये जो है ये उस पे उन्होंने ये कहा है कि हम ये यूक्रेन को देने जा रहे हैं, और इसको जो है वो 300 किलोमीटर इनसाइड। अब ये है एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल हैं, और ये 300 किलोमीटर रशिया के अंदर ये स्ट्राइक कर सकते हैं, और एटलीस्ट 30 एयर बेसिस को निशाना बना सकते हैं जहां से रशिया जो है वो लॉन्च कर रहा है अटैक्स। लेकिन इनके वहां पहुंचने में काफ़ी दिन लगेंगे, ये फौरी तौर पे वहां पर नहीं पहुंच रहे, बल्कि कुछ अरसा लगेगा इनका, अगला साल 2025 तक ये जाके कहीं जो है ये पहुंचेंगे मिसाइल यूक्रेन। उससे पहले क्या होता है वो हम नहीं जानते, लेकिन ये कि इसके नतीजे में जो लेवरोव हैं, उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका ये समझ रहा है कि ये जो मिसाइल्स वो दे रहा है यूक्रेन को, तो हम जो बात कर रहे हैं कि हमारी रेड लाइन क्रॉस हो रही है, तो वो शायद इस बात पे वो इसको लाइट ले रहा है अमेरिका। ये जो रॉयटर्स की 15th न्यूज़, उन्होंने कहा कि ये मॉक कर रहा है अमेरिका कि हम जो बार बार बात कह रहे हैं कि हम अपनी न्यूक्लियर चेंज कर रहे हैं पॉलिसी को, हम अपने यहाँ पे कुछ और होने जा रहा है दुनिया में, वो शायद इस बात को संजीदा नहीं ले रहे। अच्छा, ये लेवरोव ने बड़ी एक आप समझें कि खुल के उनकी तरफ से बात हुई है, और ये तब हुई है कि जब यूएस क्लोज टू एग्रीइंग ऑन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स फॉर यूक्रेन, डिलीवरी टू टेक मंथ्स। फिर राइटर्स को कोट कर रहे हैं, सेंसिटिव खबरें 17th। अच्छा, ये जो मिसाइल सिस्टम है, अगर ये यूक्रेन में आता है तो ये अप्रैल में कहीं जाके ये और ये जो है ये, चूँकि जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम जो है ये उनका बिल्कुल जदीद तरीन है। ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल हो सकता है अमेरिकन जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनके ऊपर ही। ये एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल जो हैं, ये अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स के ऊपर ही, वहाँ यूक्रेन में जो बहुत सारे तो वो पुराने उनके तैयारे हैं ना, तभी तो अभी वो एक F-16 का लेकर गए थे वहाँ से तैयारे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले तैयारे पहुँचें, फिर वो ट्रेन हो, पायलट्स, फिर उसके ऊपर ये सारा सिस्टम लगे। तो ये जो है ये अभी देखना ये है कि ये इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है, और तब तक ये जंग क्या सूरत हाल इख्तियार करती है, जो कि तेज़ हो गई है, बहुत तेज़ हो गई है जंग। और इसमें जो है, अच्छा ये तो ये मामला हो गया। दूसरा ये है कि शदीद
दबाव है इस वक्त नेतन्याहू के ऊपर। नेतन्याहू पे शदीद दबाव है कि वो इसी हफ्ते के दौरान जो फाइनल ड्राफ्ट एक आ रहा है, उस फाइनल ड्राफ्ट के ऊपर, और मैंने ये कल भी बात की थी कि मोसाद का सरबराह जो है वो पहुंचा है कतर, और उसने कतर में जाके गारंटी दी है कि हम इस बात को मानेंगे, क्योंकि अब अमेरिका का और प्रेसिडेंट बाइडेन का इम्तिहान शुरू हो गया है। हमने कल भी बात की थी कि भाई छोड़ दें, अगर आपसे नहीं इम्प्लीमेंट होता ये मामला तो आप छोड़ दें अपनी जगह, अपनी सदारत छोड़ दें और किसी और को ले आएं, और फिर वो ट्रंप के साथ इलेक्शन लड़ लें। अब आज जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स में थॉमस फ्रीडमैन जो हैं, ये बड़े ज़बरदस्त मीडिया से इनका ताल्लुक़ है, और ये न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखते भी हैं थॉमस फ्रीडमैन, और इनकी बहुत सारी किताबें, द वर्ल्ड इज़ फ्लैट, फ्रॉम बेरूत टू यरूशलेम, और बहुत सारी किताबें इनकी, ठीक है ना। तो वो जो हैं ये बेस्ट सेलर्स हैं। और ये जो थॉमस फ्रीडमैन हैं, इन्होंने जो न्यूयॉर्क टाइम्स है आज के न्यूयॉर्क टाइम्स में, अच्छा ये मैंने कहा ना कि वो बाज होती है ना जिनको सब हॉट, फ्लैट, क्राउडेड, थॉमस फ्रीडमैन, द वर्ल्ड इज़ फ्लैट, ठीक है ना, यूएस दैट यूज्ड टू बी यूएस, और फिर थैंक यू फॉर बीइंग लेट, ठीक है ना। इनकी किताबें जो है ना, लेक्सस एंड द ऑलिव लीव, फ्रॉम बेरूत टू जेरूशलम, बड़ी किताबें। और भी अच्छा, ये जो है ना थॉमस फ्रीडमैन, ये जब इन्वेजन हुई है ना लेबनान की, तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स की नुमाइंदगी वहाँ पे कर रहे थे, ये रिपोर्ट कर रहे थे वहाँ पे, जब ये साबरा शतेला भी हुआ है। और जब पहली इंतफादा हुई है तो इत्तेफाक से इनकी रिपोर्टिंग थी वो हो रही थी तल अवीव से। तो ये बहुत अच्छी तरह से, अब तो खैर ये चाइना पे भी लिखते हैं, बाकी भी ग्लोबल इश्यूज़ पे लिखते हैं, लेकिन ये है कि ये एक बड़ा नाम है थॉमस फ्रीडमैन। अब थॉमस फ्रीडमैन ने आज जो एक आर्टिकल लिखा है न्यूयॉर्क टाइम्स का, तो न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर अच्छा इनको पढ़ा जाता है पूरी दुनिया में, जिन लोगों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते उनमें थॉमस फ्रीडमैन है। थॉमस फ्रीडमैन का आर्टिकल आने का मतलब है उसको पढ़ें, ठीक है। थॉमस फ्रीडमैन कह रहे हैं हाउ नेतन्याहू इज ट्राइंग टू सेव हिमसेल्फ, वो खुद को कैसे बचाना चाह रहा है, ट्रंप को जितवाना चाह रहा है, और कैमला हैरिस को हरवाना चाह रहा है। और अगर प्रेसिडेंट बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस नीडेड एनी रिमाइंडर कि नेतन्याहू उनका दोस्त भी नहीं है, अमेरिका का दोस्त भी नहीं है, और शेमफुली इसराइल के होस्टेजेस का भी नहीं है, जो जिनका मर्डर हुआ है हमास के हाथों, और नेतन्याहू जो है वो नेगोशिएशन से निकल रहा है। नेतन्याहू का एक ही इंटरेस्ट है, उसकी अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल, और इवन इफ इट अंडरमाइन इस्लामिक लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। अच्छा, अब ये जो है इसके साथ ही जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि जनाब जो मोसाद के सरबराह हैं उन्होंने ये कतर में पैगाम दिया है, क्योंकि अब अमेरिका का वो टेक इट और लीव इट वाला एक ड्राफ्ट आने वाला है, ठीक है, और ये जंगबंदी करो, मतलब, और उससे पहले जो एक माहौल बन रहा है, तो वो माहौल जो है वो किसी भी तरह से अब सूट नहीं कर रहा अमेरिका को। ग्रेटा थर्नबर्ग हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त क्लाइमेट के ऊपर, ये अब तो 21 साल इनकी एज हो गई है, लेकिन ये 15-16 साल की उम्र से दुनिया भर में ये बहुत बड़ा नाम है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। तो ये एक्टिविस्ट भी हैं, और ये जो हैं इनको ये डेनमार्क के अंदर कोपेनहेगन में इनको गिरफ़्तार किया है, तो ये भी मुजाहरा वहाँ पे कर रही थी, और ये जो है ये वहाँ पे, मतलब है कि मकसद सिर्फ ये कहने का कि ये अब मामला जो है ये काफ़ी बढ़ के अब एक ज़रा, जिसे कहना चाहिए ना कि एक ज़रा ग्लोबल लेवल पे मामला चला गया। अच्छा, ये इसमें अब ये है कि जो ख़बर ये है कि जनाब जो अमीर कतर या वज़ीर आज़म कतर और वज़ीर ख़ारजा कतर हैं, उनको वो कहकर आए हैं कि जी हम मुकम्मल तौर पे फिलाडेल्फी कॉरिडोर से फ़ौज को, इसराइली फ़ौज को हटा लेंगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए जो है हमें एक मतलब डील के अंदर बस ये हो कि दूसरे मरहले पे हम उसको हटाएं। पहले मरहले पे हम जो हैं वो ये चाहते हैं कि पहले मरहले पे नहीं बल्कि दूसरे मरहले पे, जिसको इजिप्ट ने रद्द कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने भी और हमास की तरफ से भी। अच्छा, अब इसमें जो है वो ये है कि
अच्छा, ग्रीटा थनबर्ग की आप तस्वीर अगर देखें ना डेनमार्क की, तो वो कुफिया, वो जो होता है ना, जो टिपिकल एक मफलर जो मज़ाहमत की अलामत है फ़लस्तीन की, और जो पहले सल्तनत उस्मानिया के दौर में उसको फार्मर्स पहनते थे, ये जो है ना बद्दू काम करते हुए, लेकिन फिर उसके बाद यासर अरफात ने पहनना शुरू किया, तो ये फ़लस्तीनी मुज़ाहमत की एक अलामत बन गया ये जो रुमाल है, कुफिया हत्ता भी कहते हैं इसको। एनीवे, तो वो पहन के वो अरेस्ट हुई है, लोगों ने वही पहनना शुरू कर दिया। तो ये अब एक इशू ऐसा है जो खड़ा हो रहा है वहाँ पे। मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि इसी दौरान जो एक इम्पॉर्टेंट बात हुई है वो ये हुई है कि इसराइल ने वहाँ जाके कतर में कहा है कि सेकंड फेज़ में हम अपनी फ़ौज को निकालेंगे। शुरू के फेज़ में मुश्किल है, दूसरी फेज़ में हम निकाल लेंगे फिलाडेल्फी कॉरिडोर से, और फिलाडेल्फी कॉरिडोर से और ये मैं 22 स्लाइड कोट कर रहा हूँ। अच्छा, इसको इजिप्ट ने रद्द कर दिया, उन्होंने कहा नहीं पहले, और हमास ने भी रद्द कर दिया कि नहीं पहले 22 स्लाइड पहले ही फेज़ में जो है वो आपने यहाँ से फ़ौज को निकालना है। यानी यहाँ पे वो आ गए अब कि हम सीज़ फायर को तैयार हैं, थोड़ी सी फ़ौज हमारी वहाँ पे रह जाए फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे, सेकंड फेज़ में बताएंगे। उन्होंने कहा नहीं, इजिप्ट ने कहा है नहीं। और ब्लूमबर्ग भी इसको इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है, पूरा इंटरव्यू दिया है उस पर डर्मर ने, जो कि उनके वो हैं कि इजराइल वोंट लीव फिलाडेल्फी कॉरिडोर विदाउट अ डील। मतलब डील में हमें ये चाहिए कि हम यहाँ पे जो है वो अपनी फ़ौज रखें। इसको इजिप्ट ने मुकम्मल तौर पे रद्द कर दिया, फिलाडेल्फी कॉरिडोर और ये निज़म कॉरिडोर और ये सारा। अच्छा, डील जो है वो इशू ये है कि अब ये टाइम्स ऑफ इसराइल जैसे कह रहा है कि टॉप नेतन्याहू 21 स्लाइड ओपन डोर टू सेकंड फेज आईडीएफ विड्रॉल, इसको कंप्लीट रद्द कर दिया है। और ये उसमें था भी नहीं, जो प्रेसिडेंट बाइडेन की का जो की तरफ से, या जो सिक्योरिटी काउंसिल ने जो, और ये एक नाम ने हादसा वो खड़ा करके और मैप के आगे, वही जो हमेशा नेतन्याहू की होता है सिलसिला सारा। तो अब सवाल ये है कि अब वहाँ पर इस हफ्ते ये क्या होने जा रहा है, क्योंकि दोबारा अमेरिका ने कहा है कि हम डील के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। अमेरिका की तरफ से फिर बात हुई है, यही बात कतर में हुई है, यही सिक्योरिटी चीफ्स कह रहे हैं, और यही बात जो है अब हर तरफ हो रही है कि बस डील इस हफ्ते, इसी हफ्ते के दौरान अगले चंद दिनों में होने जा रही है। और मैंने कही बात इतनी दफ़ा हो चुकी है कि इसको अब दोबारा अगर वो करेंगे ना फाइनल डील, तो ये जो है ये मामला जो है फिर ये मजाक सा बन जाएगा कि भाई आप बार बार जो है वो ये बात करते हैं और फिर उसके बाद अमल दरामद नहीं होता। तो ये दुनिया सारी रुकी हुई है, और वो रुकी इसलिए हुई है कि इस पे देखते हैं कि अब क्या होता है। अच्छा, एक मामला फिर हमारे पड़ोस में ख़राब हो गया, वो इतना पेचीदा मामला है इंडिया में। जो आज एक बात सामने आई है, वो मैं हमेशा से एक बात पे कायम हूं कि यहां पर कुछ गड़बड़ है। इंटरनल पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, जो ग्लोबल लेवल पे एक गड़बड़ है। वो क्या गड़बड़ है आप जरा वक्फा लें, मैं उसकी बात करता हूं, क्योंकि ये कुछ रीजनल या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बड़ी कॉम्प्लेक्स इस वक्त हो गई है, ठीक है ना। लेकिन वो जो आज बात हुई है, आप समझें कि बहुत ही संगीन बात है, ठीक है। और मुझे यकीन है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, या इसको वो किस तरह से देख रहे हैं, कैसे मामलात को, जाहिर है उनकी हुकूमत है, उनकी इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन कुछ बड़ी गड़बड़ है। आप ज़रा वक्फा लें, फिर उसके बाद बात करते हैं। बड़ी गड़बड़ है जी। नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, अपोजिशन ग्रैंड अलाइंस ने आज अमन ओमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा कर दिया है। देखिए उसमें कौन सी पार्टीज आती हैं, उसमें क्या मौलाना फजलुर रहमान आएंगे, क्या जमात इस्लामी उसमें आएगी, कौन सी जमातें, जो अचकज़ई साहब और तहरीक इंसाफ का तो हमें इल्म है। अख्तर मेंगल साहब आज उनके इजलास में शरीक नहीं हुए, तो अभी अपोजिशन हुकूमत आगे पीछे अरेंजमेंट ये कैसे है, अभी बड़ा एक मामला जो है ना, मतलब इधर एक दिन बिल आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब एक जो है ना एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है सिस्टम में।
अच्छा, मैं देखें प्रेसिडेंट जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट, अब ये यहाँ पे मामला ऐसा है कि अब वो यहाँ पे उन्होंने कहा कि सेकंड मरहले पे हम फौज पीछे हटाएंगे, यानी फौज हटाने पे मान गए लेकिन दूसरे मरहले पे उन्होंने कहा नहीं पहले मरहले पे हटाएं। और साथ ही ये इजिप्ट ने बहुत सख्त स्टांस है इजिप्ट का भी, और सऊदी अरेबिया साथ खड़ा हो गया इजिप्ट के, ठीक है। और इजिप्ट के साथ सऊदी अरेबिया, सारे मुल्क खड़े हो गए इजिप्ट के साथ और फ़लस्तीनियों के साथ, के सवाल ही पैदा नहीं होता कि फ़ौज यहाँ रहे। और जो इजिप्शियन प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फताह सीसी, वो 12 साल के बाद पहले इजिप्शियन प्रेसिडेंट हैं जो कि आज अंकारा पहुंचे हैं। ये तारीखी दौर है। अंकारा पहुंचे हैं, रजब तैयब उर्दुगन जो हैं तुर्की के प्रेसिडेंट, उन्होंने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया है। और इससे पहले फरवरी में जो तैयब उर्दुगन हैं वो गए थे इजिप्ट। ये मोहम्मद मुर्सी के बाद जो तलखी पैदा हुई थी दोनों मुल्कों के दरमियान और फिर एक तवील मामला चलता रहा, वो ख़त्म हो गई है। वो काफ़ी अर्सा हो गया। सऊदी अरेबिया ने रोल प्ले किया, यूएई ने किया, कतर, ये सारे मुल्क आपस में जो हैं ये मिल गए। और ये मैं आपको बताऊं कि चाइना में 3 रोज़ा चाइना अफ्रीका एक फोरम है, उनकी कॉन्फ्रेंस हो रही है, बेल्ट एंड रोड और बाकी मामला, डिजिटल अफ्रीका, ये उसमें 50 अफ्रीकन स्टेट्स के लीडरशिप बीजिंग में मौजूद है इस वक्त, 50 मुल्कों की। ये तो दुनिया की नज़रें इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त जो। लेकिन मैंने आपसे बात की ना कि इंडिया पड़ोस में हमारा, लेकिन चूंकि ग्लोबल इस वक्त वो उस पर क्लैरिटी नहीं है कि क्या ये सिनेरियो किस तरह आगे जाता है। देखें, फाइनेंशियल टाइम्स ने आज एक बहुत ख़तरनाक स्टोरी की है इंडिया के बारे में। अच्छा, ये स्टडी की स्टोरी, स्ट्रेटेजिक, एक तो है ना कि वो किसी को बंदा किसी ने कत्ल किया, उसको पकड़ लिया, वो ये सब चल रहा है जो मामला बड़े अरसे से, पन्नू और ये वो तो जो वो मतलब वो ही चल रहा है, खालिस्तान मूवमेंट और वो चल रहे हैं मामला। लेकिन आज जो बात हुई है ना, ये इसका स्ट्रेटेजिक बहुत ख़तरनाक स्टोरी हुई है। और ये स्टोरी हुई है एक बड़े मौकर मगरबी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से चार्जशीट है इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को। वो ये कहते हैं कि रशिया बिल्ट कोवर्टेड चैनल विद इंडिया, लीक रिवील्स। अच्छा, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं लगती, बज़ाहिर आप पढ़ें तो आप क्या कहेंगे इसमें कि भाई इसमें मतलब तेल, जाहिर है कि रशिया से बहुत सारी दुनिया के मुल्क ले रहे हैं, ठीक है, रशिया से ट्रेड कर रहे हैं, मतलब अरब मुल्क भी हैं, अफ्रीका के मुल्क भी हैं, ठीक है ना, ये कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान में बेशुमार मुल्क हैं, वो रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं और ऑयल ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो स्टोरी है ये कुछ और है। ये कहते हैं कि जो ओवरसीज डिफेंस प्रोडक्शन है व्लादिमीर पुतिन की इन्वेजन में, वो कॉन्फिडेंशियल प्लान्स अक्टूबर 2022 में 82 बिलियन रुपीस यानी $1 बिलियन के दैट टाइम वो ये तय हुआ कि जी क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स खामोशी से उन चैनल्स के थ्रू आएंगे वेस्टर्न गवर्नमेंट से, मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू खुफिया। अच्छा, आगे जब भी चलता है तो ये कहते हैं, अगर आगे इसको हम ले जाएं इस खबर को, तो वो ये कहते हैं कि द प्लान रिवील्ड इन लेटर्स टू अ शैडोई ट्रेड प्रमोशन बॉडी विद स्ट्रॉन्ग लिंक्स टू रशिया सिक्योरिटी सर्विसेज। उन्होंने क्या किया, सिग्निफिकेंट रिजर्व्स ऑफ रुपीज अमेज बाय रशियन बैंक्स फ्रॉम बॉम्बिंग ऑयल वगैरह, वो इंडिया को दिया। It saw India as an alternative market to source crucial goods previously supplied from unfriendly countries. अच्छा, यहां अब ये ध्यान में रखें कि ना गंदम की बात हो रही है ना तेल की बात हो रही है, बात कुछ और हो रही है। रशियन इंडियन पार्टनर्स टारगेटेड ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज गुड विद बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री एप्लीकेशंस, जो कि वेस्टर्न एक्सपोर्ट कंट्रोल्स के मुताबिक थी। डॉक्यूमेंट जो इनके पास हैं फाइनेंशियल टाइम्स के बाद, एज वेल एज वेस्टर्न ऑफिशियल्स के पास भी हैं, और 2 बिजनेसमैन जो कि फॉर्मली ट्रेड में इन्वॉल्व थे उनके पास भी हैं। मॉस्को ने यहां तक किया कि पंपिंग इन्वेस्टमेंट की रशिया इंडियन इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन फैसिलिटीज में, उन्होंने मॉस्को ने की रशिया इंडिया इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट में। आगे चलें जी, आगे स्टोरी जो है वो ये कहती है कि जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो ये दिखाती है, देखिए तिजारत तो दुनिया कर रही है ना रशिया के साथ, बहुत सारे मुल्क कर रहे हैं,
यहाँ कुछ और है। वो कहते हैं इवन एज नरेंद्र मोदी बॉट द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री क्लोजर देन एवर टू यूएस ऑर्बिट, हुआ सारा ठीक हुआ। और यूएस का विजिट किया नरेंद्र मोदी साहब ने तो पिछले साल इंडो अमेरिकन कॉर्पोरेशन साइन हो गई, उसमें एरियाज रेंजिंग फ्रॉम एडवांस जेट टेक्नोलॉजी टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारा साइन करके गए। लेकिन आगे चलें, वो कहते हैं कि रशियन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इन्वॉल्व इन द लीक कॉरस्पॉन्डेंट, जो लीक डॉक्यूमेंट्स हैं वो अलेक्जेंडर गैब्रोनॉफ हैं और वो डिप्टी हेड हैं मिनिस्ट्री कौन सी, रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन के रशिया में। वो एक पर्टिकुलर सेंसिटिविटी है क्योंकि रशिया जो है वो रिलायंस करता है फॉरेन प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक्स पे, मिसाइल्स, ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। चलें जी और आगे चलें। गैब्रोनॉफ जो है उसने अक्टूबर 2022 में ये मॉस्को बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कि रशिया सिक्योरिटी फोर्सेस की है कंसोर्शियम, उसने उससे कहा कि मुझे एक प्लान पेश करो कि जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, सेंसिटिव यानी जो मिलिट्री कंपोनेंट्स हैं, वो इंडिया से कैसे मंगवाएं। अच्छा, अब ये बात बड़ी अजीब सी है, देखें ना, मतलब तेल की तिजारत वगैरह। अब वैदिम पोदिया ये कंसोर्शियम का प्रेसिडेंट है, उसने कहा कि एक प्लान बना चुके हैं कि जिसके जरिए रशियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन जो है वो इंडिया से प्राइवेट बिजनेस जो है वो हाई पोटेंशियल फॉर मेकिंग यूज ऑफ क्रेमलिन रुपीस। अच्छा और आगे चलें। अब ये स्टोरी ये कहती है कि जनाब 2013 में कायम हुई थी, अच्छा मार्च 2022 में जो है वो पोदिका ने उसका कंट्रोल संभाला वगैरह 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 वगैरह, सिक्योरिटी देखते रहे और आगे चलते रहे। अच्छा, जो लीक वन वेस्टर्न ऑफिशियल कंफर्म द ग्रुप विच मेंशंस मीटिंग इन्वॉल्विंग, ये सारा हुआ। अच्छा आगे चलें। अच्छा, इसमें अब वो कहते हैं कि जो लेटर्स मिले उन्हें उसके मुताबिक द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीनरी इन रुपीज रशियन फाइलिंग शोज दैट ट्रेड इन दीज कैटेगरीज हैज सोर्ड फ्रॉम negligible volumes to in mid 2022. Indian businessmen familiar with the Russia trade with India said कि मॉस्को जो है उसने फैसिलिटीज़ इंडिया में भी, यानी इसमें जो इशू, असल इशू जो है वो ये है कि ड्यूअल जो फैसिलिटीज़, जो कंपोनेंट्स हैं ड्रोन्स के, ड्रोन्स में भी इस्तेमाल होने वाले हैं और वो जो कि उनके बाकी जो देखें ना, ये यहाँ से देखें, ये पार्ट ऑफ दिस यानी रुपी पाइल वाज टू बी डिप्लॉयड इन इंडिया फॉर कमिंग अप विद नेसेसरी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्यूअल यूज आइटम्स, यानी वहाँ से जो जवाब में आइटम्स आ रहे हैं ड्यूअल यूज ने। इट कुड लो वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स लाइक द वन जो कि वॉशिंग मशीन में मिलते हैं, रेफ्रिजरेटर में, लेकिन वो भी मिलते हैं जो कि आगे जाके रेफ्रिजरेटर में नहीं, वो ड्रोन्स में भी इस्तेमाल होते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट में भी इस्तेमाल होते हैं, अगर ये खबर हम आगे चला सकें। अच्छा, अब इशू ये है सारा कि ये एक मामला अगर पूरी स्टोरी को पढ़ें, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये एक जो है इंडिया जिनके साथ एक हम इलेक्ट्रॉनिक्स और एक सेंसिटिविटी की डील कर रहे थे और कर रहे हैं अभी भी, उसने रशिया को दरमियान में ड्यूअल पर्पस टेक्नोलॉजी, सेंसिटिव टेक्नोलॉजी दी है जो कि वॉर के अंदर रशिया ने इस्तेमाल की है। दुनिया के अच्छा, अब इसका रिस्पांस आएगा इंडिया की तरफ से या इसको ऑफिशियली वहाँ पे देखें ना, ऑयल तो इशू, वो तो बहुत से, तो ओपेक प्लस का मेंबर है रशिया, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी वो कह रहे हैं कि हमने रशिया ने को हमने दी, वो ये कह रहे हैं कि ये कोवर्ट ट्रेड चैनल जो है, इसके तहत जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जो कि सेंसिटिव टेक्नोलॉजी थी वो भी रशिया जाती रही बहुत सारे दूसरे सामान के साथ। यानी ट्रेड चल रही है ना, तो ट्रेड के अंदर वॉशिंग मशीन भी, जाहिर है मुल्कों के दरमियान ट्रेड है, चाइना और इंडिया की ट्रेड कितनी है, तो उसमें बहुत सारे, लेकिन इस दौरान जो है वो कोवर्ट चैनल हुआ और उसके डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं फाइनेंशियल टाइम्स को। वो ये कह रहे हैं कि जी हमें सिक्योरिटी एजेंसी ने रशिया के कहा कि एक प्लान हमारे पास है और वो सामान जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है वो हमारे पास आती रहेंगी ट्रेड चैनल। ये स्टोरी है फाइनेंशियल टाइम्स की 12th स्लाइड, जिसको पढ़ें तो एक लगता है कि बिल्कुल बड़ी अजीब सी बात है। अब ये स्टोरी इस वक्त क्यों आई है,
और ये डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं। इस स्टोरी का आने का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में अमेरिका फिर कोई बात, अमेरिका की तरफ से, वेस्ट की तरफ से बात होगी कि आपको जो हमने यहाँ पे आपके साथ जो डिफेंस, ये सेंसिटिव डिफेंस के आपके साथ हम जो हमने मुआहदे किए हैं सारे, ये तो आप रशिया को दे रहे हैं। लेकिन ऑयल इशू नहीं है, ऑयल, गंदम, चीज़ें कैसे रशिया से ट्रेड रुक सकती है? इंडिया और चाइना की नहीं रुक सकती ट्रेड आपस में, कैसे मुल्कों की रुक सकती है? ठीक है ना। पाकिस्तान, बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी दुनिया से पाकिस्तान में आती हैं। कभी गंदम कहीं से आ रहा है, अभी देखें ना, टर्की ने ये गंदम की डील करवाई थी रशिया से, और ये सारा भी रुकी हुई है वो। लेकिन बहरहाल मतलब ये तो, लेकिन असल इशू ये है कि सेंसिटिव मिलिट्री के और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट क्या इंडिया ने रशिया को दे दिए? जो अमेरिका से और वेस्टर्न कंट्री से उनको मिले वो उन्होंने आगे उनको दे दिए। ये इंडियन मेड नहीं है, ध्यान में रखें। इस स्टोरी को पढ़ें तो इंडियन मेड नहीं है, ये इंडिया में नहीं बने हुए कि इंडिया ने उनको अपना असला दे दिए, नहीं। ये वो हैं जो मगरिब से लिए, इंडिया ने वेस्ट से लिए और ये आगे रशिया को पहुंचा दिए। ये बड़ा खौफनाक एलिगेशन है इस स्टोरी में, और मुझे नहीं पता कि इसके बाद ये स्टोरी यकीनन किसी और स्टेटमेंट, इसके बाद कोई स्टेटमेंट आनी है या इसके बाद क्या होगा, या इंडिया की तरफ से इसकी तरदीद होगी। क्योंकि ये वाशिंगटन जो फाइनेंशियल टाइम्स है, वहाँ पे जो दोस्त अहबाब बैठे हैं मीडिया में, तो आगे पीछे उनसे तो नहीं मेरी बात हुई, लेकिन बरतानिया में ही ये डॉक्यूमेंट्स और भी अमेरिकन जो मीडिया है और बाकी उन सब के पास ही हैं। अब सवाल ये है कि ये तो देखिए, वो प्रेशर था कि भाई आपका कनाडा के में कत्ल हुआ, अमेरिका में कोशिश हो रही है, बंदा ये करें वो करें। अगर ये बात आ गई है सामने, तो क्या वो ये कह रहे हैं कि हम आपको असलहा नहीं देंगे, सेंसिटिव टेक्नोलॉजी नहीं देंगे क्योंकि आप रशिया को दे रहे हैं, या ये कि रशिया के साथ मुकम्मल ट्रेड आप बंद करें, या ये है कि ये पूरी दुनिया को एक मैसेज दे रहे हैं कि आप मतलब जाहिर है फ्रांस के साथ भी इंडिया जो है वो कहाँ से अब असला ले रहा है? वो चाइना के साथ उनका इश्यूज हैं, बाकी तो वो असला जो है वो कुछ नॉर्थ कोरिया से तो नहीं लेगा ना जाके, वो फ्रांस से ले रहा है, वो अमेरिका से ले रहा है। तो अगर अमेरिका ये कह रहा है कि हमारी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी एक बैक चैनल के थ्रू रशिया तक गई है, और ये लोग उसमें, और 3 बिजनेस ग्रुप्स बड़े इंडिया के इन्वॉल्व हैं, और डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, ये बड़ी चार्जशीट है। इसका मकसद क्या है? मैं वही बात हमेशा कहता हूँ कि मुझे इंडिया और अमेरिका की रिलेशनशिप, क्योंकि ये सबसे बड़ी चार्जशीट है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने, इसका मतलब है कि डिफेंस डील्स आप बंद करने जा रहे हैं इंडिया से, क्योंकि आपने इंडिया को दी टेक्नोलॉजी, इंडिया ने रशिया। ये स्टोरी जो है ना, इट्स अ बॉम्बशेल। अब सवाल, ये कोई बंदे का कत्ल हो गया वो ऐसे, वो नहीं है। ये स्टोरी लॉन्ग टर्म स्टोरी कि हमने आपको असला दिया, सेंसिटिव असला, टेक्नोलॉजी, और आपने वो टेक्नोलॉजी आगे से हमारे दुश्मन को दे दी, जिसने हमारा F-16 तैयारा गिरा रहा है और ये गिरा रहा है उनके पास, और उसकी टाइमिंग्स ये। मैं इसमें इंतज़ार करूँगा कि इंडिया का कोई रिस्पॉन्स आए, उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा ज़रूर। उनकी तरफ से नहीं आएगा तो ये स्टोरी आगे किसी ना किसी और तूफ़ान का पेश ख़ैमा है, कोई वहाँ से बयान आएगा, कोई यहाँ से वजाहत होगी, कोई पूछेगा वाइट हाउस के तर्जुमान से, कोई मतलब कोई ना कोई, ये आगे एक नया, वो कहते हैं ना, कट्टा खुलना। और बड़ा अनएक्सपेक्टेड है कि इंडिया जो है वो रशिया को क्या सेंसिटिव टेक्नोलॉजी, ये बहुत अजीब किस्म का एक एलिगेशन है जो कि लॉन्ग टर्म, मैंने कहा ना कि ये जिसके असरात मतलब है कि जब आप डिफेंस डील्स करते हैं और सेंसिटिव टेक्नोलॉजी किसी मुल्क से लेते हैं और फिर उसके बाद उसको ये मैंने कहा ना, यहाँ तक स्टोरी को मैं मेंशन करके आगे मैं रुकता हूँ इस बात पे कि मैं देखता हूँ कि इंडिया की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है, ये स्टोरी क्या है, बेसिकली इसको इंडिया में कैसे देखा जाएगा, दुनिया कैसे देखेगी, और फाइनेंशियल टाइम्स के पास डॉक्यूमेंट्स आने का मतलब है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स सबके पास हैं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम